इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप सी प्लस प्लस में एक्सपर्ट हो जाओगे और इस कोर्स को देखने के बाद आपकी कुछ की जो रिएक्शन है कुछ ऐसी होगी। आज से हम सी प्लस प्लस को स्टार्ट करेंगे। इसके पिछले लेक्चर में मैंने सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे कोर्स रन होगा या कैसे कोर्स चलेगा। आज हम एक्चुअल में कोर्स को स्टार्ट करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ और इस कोर्स को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिए। फर्स्ट आपके मन में सवाल आ रहा होगा, शुड आई लर्न सी बिफोर लर्निंग सी प्लस प्लस? यस यू शुड। मतलब आपको सी प्लस प्लस सीखने के लिए सी आने की नीड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको सी प्लस प्लस डायरेक्टली सीखनी है तो भी आप बिल्कुल सीख सकते हैं और इसी कोर्स से सीख सकते हैं। और मतलब आप अपनी इससे पहले अगर सी सीखी है तो वेल एंड गुड। अगर आपने इससे पहले सी लैंग्वेज को नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली भी सी प्लस प्लस को सीख सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप सी प्लस प्लस को डायरेक्टली सीखेंगे तो आपको जो बेनिफिट होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि जो सी प्लस प्लस है वो एडवांस लैंग्वेज है एज कम्पेयर टू सी लैंग्वेज। इसलिए अगर आप डायरेक्टली सी प्लस प्लस सीखेंगे तो आपको बेनिफिट ही होगा, कोई आपका नुकसान नहीं होगा। क्योंकि मैंने पर्सनली सी प्लस प्लस पहले सीखी थी और बाद में सी सीखी थी। से मैंने ऐसी सीखी थी, आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सी में कंसेप्ट यूज़ होते हैं वो सी प्लस प्लस में भी कंसेप्ट यूज़ होते हैं। इनफैक्ट सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी आपको सीखनी पड़ती है, इसलिए सी प्लस प्लस ऐसी भी एडवांस लैंग्वेज है। इसलिए अगर आप कुछ एडवांस सीखेंगे तो उसका जो बेसिक है वो तो आपको आएगा ही। ऐसा नहीं है कि आपने अगर सी प्लस प्लस नहीं सीखी तो आपको सी लैंग्वेज नहीं आएगी। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। चलिए देखते हैं फर्स्ट सी की हिस्ट्री। 1980s में स्ट्राउस्ट्रप्स इन्होंने सी प्लस प्लस को इन्वेंट किया था अपनी लैब में। और जो सी लैंग्वेज है वो जो प्रोग्राम्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो बनाने में भी आजकल यूज़ होते हैं। तो सी प्लस प्लस को अंडर एस्टिमेट मत करिए। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट सी प्रोग्राम हमारा। तो फर्स्ट लाइन इज हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। और यहाँ पर जो भी सी लैंग्वेज से आए हुए हैं उनको पता होगा कि हैश इंक्लूड कब हम यूज करते हैं, मेन फंक्शन क्या है, रिटर्न जीरो क्या है, ब्रैकेट्स यहाँ पर क्यों है, ये सब उनको पता होगा। लेकिन जिन्होंने भी सी लैंग्वेज को अभी तक नहीं पढ़ा उनके लिए मैं बता दूं, हैश इंक्लूड हम तब इस्तेमाल करते हैं तब हमें हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना होता है। तब मतलब जो आयोस्ट्रीम फाइल है एक हेडर फाइल की जैसी यूज होती है सी प्लस प्लस में। और जो सी लैंग्वेज है उसमें स्टूडियो डॉट एच नाम की फाइल यूज होती है। मतलब हमें जो कंटेंट हमारे प्रोग्राम में यूज हो रहा है उस प्रोग्राम के कंटेंट को कहाँ से हमें जो लाना है, जिस फाइल से लाना है, उस फाइल का नाम है आयोस्ट्रीम सी प्लस प्लस में। मतलब ऐसी बहुत सारी फाइल्स हैं जहाँ से हमें वो कंटेंट लाना पड़ता है। जैसे स्ट्रिंग, अगर आपको स्ट्रिंग यूज करना है, स्ट्रिंग के फंक्शंस यूज करने हैं, तब भी आपको स्ट्रिंग फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है। अगर आपको नहीं पता स्ट्रिंग क्या होता है तो उसमें मत पढ़िए, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा था। अगर आपको सी आउट, यहाँ पर जो लिखा है सी आउट, इसका मतलब क्या है? सी आउट मतलब यहाँ पर लिखा है स्टैंडर्ड एसटीडी, यहाँ पर लिखा है एसटीडी, इसका मतलब क्या है? सपोज जो आयोस्ट्रीम फाइल है उस आयोस्ट्रीम फाइल में भी एक फाइल होती है और उस फाइल में से हमें सब सी आउट और सी इन ये सब जो है हमें उसमें से नहीं मतलब चाहिए होता है। इसलिए हम फर्स्ट आयोस्ट्रीम फाइल को इंक्लूड करते हैं और उसके बाद एसटीडी लिखकर ऐसे स्कोप रेजोल्यूशन देकर सी आउट लिखते हैं। इसका मतलब आयोस्ट्रीम फाइल में से हमें एसटीडी फाइल में से हमें सी आउट चाहिए, ऐसा समझ लिए तब तक आप, ऐसा होता है। इसलिए हम यहाँ पर एसटीडी लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है कि हम हर बार जब हमें सी आउट या सी इन इस्तेमाल करना पड़ता है तब हमें हर बार एसटीडी लिखना पड़ता है। मतलब अगर मुझे सी आउट सपोज 5 टाइम्स या 6 टाइम
इस्तेमाल करना है तो हमें 6 बार एसटीडी लगाकर ऐसे लिखना होता है, तो ये कन्वीनियंट नहीं है। इसलिए इसे इजी करने के लिए भी हम कुछ यूज करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। फर्स्ट समझते इंट मेन। इंट मेन क्या है? इंट मेन, मेन इज अ फंक्शन। मेन एक फंक्शन है, उस जो मेन फंक्शन है वो सी प्लस प्लस का, मतलब इस फंक्शन के अंडर सारे फंक्शंस आते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। मतलब आप ऐसा आप समझ सकते हैं कि जो इंट मेन जो फंक्शन है वो सबसे मेन, एज अ मेन फंक्शन कंसिडर होता है। मतलब इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। जब प्रोग्राम रन होता है तो फर्स्ट कंपाइलर इसे ही चेक करता है कि मेन फंक्शन के अंदर क्या है और मेन फंक्शन के बाहर क्या है। इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट अ मेन फंक्शन। इसके बिना तो फंक्शन मतलब सी प्रोग्राम बन ही नहीं सकता, सी प्लस प्लस का प्रोग्राम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी प्लस प्लस, मतलब मैंने यहाँ पर भी फर्स्ट क्यों लिखा है तो मैंने आपको बताया था। हम यहाँ पर लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ऐसे क्यों लिखा है यहाँ पर? ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि सपोज अगर मैंने बताया था कि अगर आपको सी आउट का मतलब, अगर जो सी प्लस प्लस फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जो सी लैंग्वेज से आ रहे हैं उनके लिए वहां सी लैंग्वेज में होता था प्रिंट एफ, जैसे होता था यहाँ पर सी आउट होता है, और स्कैन एफ सी में होता था, यहाँ पर सी इन यूज होता है। लेकिन इस यहाँ पर हम देखेंगे आगे सब ए डिटेल में, तो आपको जो फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं उन्हें टेंशन लेने की कुछ जरूरत नहीं। तो बढ़ते हैं आगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम क्यों क्यों यूज होता है? क्योंकि जब हमें कोई भी फाइल, हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है तब हम हैश इंक्लूड का इस्तेमाल करके उस फाइल का नाम लिखते हैं। दिस इज फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन का क्या मतलब है? यूजिंग नेम स्पेस स्टडी, इसका मतलब क्या? यूजिंग नेम स्पेस स्टडी मतलब पहले से ही आपको आपने जब हम मैंने बताया था कि सी आउट अगर आपको इस्तेमाल करना है या सी इन इस्तेमाल करना है तो आपको हर बार एसटीडी लिखकर, ऐसे स्कोप रिजोल्यूशन देकर उसे लिखना पड़ता है, तभी वो रन होता है। लेकिन अब जैसे ही आप लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इसका मतलब हर बार आपको एसटीडी लिखकर सी आउट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली भी सी आउट और जो भी आपको स्ट्रिंग प्रिंट करनी है वो उसका नाम लिखकर उसे प्रिंट कर सकते हैं। हम देखेंगे आगे कैसे प्रिंट करते हैं, स्ट्रिंग क्या होती है, सब देखेंगे। बस मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ। यहाँ पर रिटर्न 0 लिखा है, और ये ब्रैकेट्स का क्या मतलब? जिनको पता नहीं ये ब्रैकेट्स क्यों हैं और रिटर्न 0 का क्या मतलब है, रिटर्न 0 इंडिकेट करता है कि प्रोग्राम एंड हो चुका है, और जो ब्रैकेट्स है इसका मतलब है कि वो एक फंक्शन है। मतलब फंक्शन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और फंक्शन एंड कहाँ से हो रहा है, ये पता करने के लिए ये ब्रैकेट्स होते हैं। या ये सिंटैक्स की तरह समझ लो आप, जैसे कि हर बार जब आपको फंक्शन डिक्लेयर करना होता है तब आपको ये ब्रैकेट्स लगाने ही पड़ते हैं। इसके लिए कोई अलग रूल नहीं है। मतलब आपको ये स्टार्टिंग वाला ब्रैकेट्स और एंड वाला ब्रैकेट्स लगाना ही पड़ेगा तब जब आप फंक्शन को यूज कर रहे हो। मेन मैंने बताया था, मेन भी एक फंक्शन ही। इसलिए फंक्शन क्या होता है, जिनको पता नहीं है फंक्शन क्या होता है, बस आप एक इतना ध्यान में रखें कि दिस इज द सिंटैक्स ऑफ सी प्लस प्लस। ए हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का प्रोग्राम है। जैसे ही आप आगे बढ़ते रहेंगे आपको सब चीजें समझ में आती रहेंगी, आप अभी से टेंशन ना लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे सी प्लस प्लस वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग द वैल्यूज। मतलब आपके घर में जैसे आप यूज करते हो चीनी रखने के लिए या फिर राइस रखने के लिए अलग अलग कंटेनर्स यूज करते हो, वैसे ही यहाँ पर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए भी कंटेनर को यूज किया जाता है, मतलब वेरिएबल्स को यूज किया जाता है। इन सी प्लस प्लस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। मतलब डिफरेंट टाइप्स है वेरिएबल्स की। जैसे आपके घर में भी अलग अलग बर्तन होते हैं अलग अलग चीजें रखने के लिए, वैसे ही सी प्लस प्लस में भी अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स होते हैं अलग अलग चीजें को रखने के लिए। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज इंटीजर, टू स्टोर द होल नंबर विदाउट डेसिमल सच एज 1 2 3 -1 2 3। मतलब ये यहाँ पर जो ब्रैकेट्स में लिखा है 2 और 4,
मतलब ये बाइट्स में लिखा है, मतलब इंटीजर मेमोरी में जब स्टोर होगा कंप्यूटर के तो वो 2 और 4 मेमोरी लेगा, 2 या 4 मेमोरी लेगा। और इंटीजर का मतलब इंट INT लिखा है, INT मतलब इंटीजर, वो शॉर्ट फॉर्म है इंट। ऐसे हम लिखते हैं जब हम डिक्लेयर करेंगे सी प्लस प्लस को। स्टोर द इंटीजर होल नंबर्स विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल मतलब 1.2 3.4 ऐसे हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते। हमें स्टोर करने के लिए इंटीजर में इंटीजर वैल्यू ही चाहिए होगी, जैसे 1 2 3 या 4 6, विदाउट डेसिमल कुछ भी। समझ में आया? या आप माइनस में भी लिख सकते हैं। समझ में आया कि इंटीजर को कैसे यूज करते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं हम वो आगे देखेंगे, लेकिन इंटीजर क्या होता है आपको समझ में आया होगा आई होप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप इज फ्लोट। फ्लोट स्टोर द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर विदाउट विद डेसिमल सच एज 19.99 माइनस 19.9। जो इंटीजर है वो क्या स्टोर करता है, जैसे होल नंबर, जैसे 1 2 3 4 ऐसे। लेकिन आप अगर हमें पॉइंट में वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे 1.2 4. अगर हमें ऐसी वैल्यू स्टोर करनी है तो वैसी वैल्यू स्टोर करने के लिए फ्लोट का इस्तेमाल किया जाता है, और ये मेमोरी में 4 बाइट्स इतनी मेमोरी लेता है जब ये हम इसे इस्तेमाल करते हैं। मतलब जैसे ही हमने प्रोग्राम में से फ्लोट डिक्लेयर किया तो ये 4 बाइट्स की मेमोरी लेगा। स्टोर द फ्लोट पॉइंट नंबर विथ डेसिमल सच एज 19.99 मतलब सपोज अगर आपको स्टोर करना है 4.3 या 2.4, तो इसको स्टोर करने के लिए अगर आपने यहाँ पर इंट लिखा तो एरर देगा, लेकिन यहाँ पर आपने अगर फ्लोट लिखा तो ए राइट होगा। और हमें डेसिमल में जो भी वैल्यूज हैं वो स्टोर करने के लिए फ्लोट का ही इस्तेमाल करना होता है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। Char to store the single character such as A, B, char values are surrounded by a single quote। मतलब अगर सपोज हमने इंटीजर भी स्टोर, सपोज हमने इंटीजर यूज इंट को यूज करके इंटीजर स्टोर किए, फ्लोट को यूज करके हमने वह फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डेसिमल जो है पॉइंट्स में जो वैल्यूज होती हैं जैसे 4.3 1.2 उसको स्टोर किए। लेकिन क्या होगा, क्या यूज करेंगे हम जब हमको कैरेक्टर यूज करना है। कैरेक्टर मतलब जैसे सिंगल में होता है A B, जैसे हमें स्टोर करना होता है, लेकिन उस वक्त हम क्या करेंगे, किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, तब हमें यूज करना है कैर। ए मेमोरी में सिर्फ 1 बाइट इतनी मेमोरी लेता है जब ए मेमोरी में स्टोर होता है। समझ में आया? सपोज आपको कुछ कैरेक्टर स्टोर करने, जैसे ABCDE कुछ भी डी, जब आपको सिंगल कैरेक्टर स्टोर करने हैं तब आपको कैर को यूज करना है। और कैसे यूज करना है? सिंगल कोट। सिंगल कोट का मतलब दिस, ऐसे ऐसे यूज करना है हमें, क्योंकि हर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हमें अलग अलग फॉर्मेट दिए हुए हैं, उसी फॉर्मेट में हमें उसे स्टोर करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो हमें एरर देगा कंपाइलर, क्योंकि हमने इंटीजर को सिंगल कोट में नहीं स्टोर किया या फ्लोट को भी सिंगल कोट में स्टोर नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो कैर को यूज करते हैं वैसे, क्योंकि अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। कैर को हम सिंगल में यूज करते हैं और डबल में स्ट्रिंग को यूज करते हैं। देखेंगे हमको स्ट्रिंग, हम देखेंगे स्ट्रिंग को बाद में डिटेल में, तभी आप इतना समझ लीजिए अभी। स्ट्रिंग को यूज करने के लिए हमें डबल कोट में वैल्यू लिखनी पड़ती है। जैसे हमने हेलो वर्ल्ड का जो प्रोग्राम देखा था उसमें हेलो वर्ल्ड जो है वो डबल में लिखा था, डबल कोट में। क्यों लिखा था? क्योंकि वो एज ए स्ट्रिंग यूज हो रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग स्टोर्स स्टैक्स सच एज हेलो वर्ल्ड, स्ट्रिंग वैल्यूज आर सराउंडेड बाय अ डबल कोट। मैंने अभी बताया नोट टू यूज दिस वी हैव टू इंक्लूड अ स्ट्रिंग। मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था इसे कि अगर आपको स्ट्रिंग को यूज करना है तो आपको स्ट्रिंग को इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब स्ट्रिंग में जो फंक्शंस होते हैं, जैसे अगर मैं आपको अभी स्ट्रिंग के जो फंक्शन है वो बता दूंगा, आपको कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए ऐसा आप समझ लीजिए कि स्ट्रिंग में भी कुछ फंक्शंस होते हैं बने बनाए, मतलब हमें वो डायरेक्टली यूज करने के लिए मिलते हैं
ऐसा समझ लीजिए आप। लेकिन उस डायरेक्टली हमें यूज करने के लिए स्ट्रिंग फाइल को पहले इंक्लूड करना पड़ता है, तब जाके हम उसे यूज कर सकते हैं। और जो फंक्शंस होते हैं वो हम बाद में डिटेल में देखेंगे कि कौन से फंक्शंस होते हैं, हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं। अभी उसकी चिंता आप मत करिए, बस आप इतना ध्यान में रखिए, जब भी हमें स्ट्रिंग यूज करनी पड़ती है या यूज करनी होती है तब हमें उसे डबल कोट में लिखना पड़ता है। बस आप इतना ध्यान में रखिए। और अगर आपको स्ट्रिंग को यूज करना है तो आपको स्ट्रिंग की फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। समझ में? तो नहीं, अब बढ़ते हैं आगे। बुल स्टोर द वैल्यू विथ टू स्टेट्स सच एज ट्रू और फॉल्स। सपोज आपको अगर कुछ लिखना है या कुछ मतलब आउटपुट में सिर्फ ये वैल्यूज, मतलब जो कंडीशन आपने दी है या कुछ भी दिया है वो आपको चेक करना है कि वो ट्रू है या वो फॉल्स है। अगर ट्रू है तो वो रिटर्न ट्रू करेगा, अगर फॉल्स है तो रिटर्न फॉल्स करेगा। ऐसे ही यूज होता है बुल। बुल मेमोरी में सिर्फ 1 बाइट इतनी ही मेमोरी लेता है जब वो मेमोरी में एक्चुअल में स्टोर होता है। कैसे इस्तेमाल करते हैं, कब इस्तेमाल करते हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन आपको मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस सब का। आगे बढ़ते हैं। सी प्लस प्लस कमेंट्स, टाइप्स ऑफ सी प्लस प्लस कमेंट्स। देर आर टू टाइप्स विच इज फर्स्ट इज सिंगल लाइन कमेंट और सेकंड इज मल्टी लाइन कमेंट्स। फर्स्ट का है सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट जो होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट विद द 2 फॉरवर्ड स्लैश एज लाइक दिस। दिस इज अ कमेंट, मतलब अगर हम देखते हैं VS कोड में देखते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा है, हेलो का सिर्फ। और सिंगल लाइन कमेंट्स को देखने से पहले हम देखेंगे कि हमने देखा था कि यूजिंग नेम स्पेस std, ये जो है अगर हम इसे ना इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो सकता है। सपोज मैं यहाँ पर उसे डिलीट कर देता हूँ। मैंने उसे डिलीट किया तो क्या होगा, ये एरर दे रहा है। सपोज मैंने इसे रन भी किया, राइट क्लिक रन, तो ये बहुत सारा एरर दे रहा है क्योंकि उसे हमने उसे ये तो बता दिया कि ये स्ट्रीम फाइल में है, लेकिन उन फाइल में से कहाँ पर है इसलिए हमें यहाँ पर जो है यूजिंग नेम स्पेस ये हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा, तभी जाकर ये एरर जाएगा। क्यों? क्योंकि टू स्पेसिफाई विच फाइल और विच फोल्डर यू वांट। अगर मैं जैसे यहाँ पर मैंने लिखा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये एरर चला गया। और हम इसे रन करके देख सकते हैं। देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सी प्लस प्लस का फर्स्ट प्रोग्राम लिखा है। यहाँ पर जिन्होंने फर्स्ट टाइम सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखा है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और कमेंट में जरूर लिखिए कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिन्होंने भी फर्स्ट टाइम प्रोग्राम लिखा है। लेकिन चलिए बढ़ते हैं आगे, समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट विच इज कमेंट्स। कमेंट्स देखने के लिए फर्स्ट, सपोज अगर मैंने यहाँ पर लिखा, सपोज मुझे कमेंट्स लिखनी है, दिस इज अ हेलो, दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम। सपोज हमने यहाँ पर लिखा दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम, ऐसे लिखा हमने। सपोज आपको कोई बताना है, जो भी इस प्रोग्राम को यूज कर रहा है उसे बताना है दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम, लेकिन जैसे ही आप इसे रन करेंगे एरर देगा क्योंकि उसे पता नहीं है कि दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम ये क्या है। समझ में आया? ये क्या है उसे पता नहीं है, इसलिए ये एरर दे रहा है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कमेंट्स का यूज किया, मतलब कमेंट यूज करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, कंट्रोल को प्रेस करके फॉरवर्ड स्लैश आप जैसे ही दबाएंगे, फॉरवर्ड स्लैश का मतलब ये लाइन आप जैसे ही दबाएंगे तब ये कमेंट आउट हो जाएगा। और आप सिंपली यहाँ पर 2 लाइन अगर आपने लिखी तब भी ये कमेंट आउट हो जाएगा। लेकिन शॉर्टकट इज कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, एंड आप उस कमेंट को हटाना है तब भी आप उसे ही यूज कीजिए, और कमेंट में लाना है तब भी आप उसे ही यूज कीजिए। समझ में? समझते हैं आप। नेक्स्ट टाइप इज, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टाइप इज विच इज मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स इज अनदर टाइप ऑफ कमेंट्स। मतलब यहाँ पर अगर सपोज आपको मल्टीपल लाइंस लिखनी है, सपोज यहाँ पर आप समझते हैं इसे, सपोज मैंने इस वही कॉपी करता हूँ मैं।
आपने सिंपली से ऑल सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबाया तब भी ये कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आपको अगर क्या सपोज आपको कोई पैराग्राफ है उसे कन्वर्ट करना है तो मतलब स्टार्टिंग से ही फॉरवर्ड स्लैश स्टार देख सकते हैं आप, सारा कमेंट में होगा। लेकिन यहाँ पर आपको एंड करना है तो स्टार फॉरवर्ड स्लैश जैसे आप लिखेंगे तो ये सब कमेंट में आ जाएगा। इसमें इसके बीच में आप जो भी लिखेंगे कुछ भी लिखिए ये सब कमेंट में कन्वर्ट होगा। इन दोनों के बीच में यहाँ से इन दोनों के बीच में आप जो भी लिखेंगे वो एज अ कमेंट कंसिडर होगा। समझ में आया? इसे कहते हैं कमेंट्स मल्टी लाइन कमेंट। दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट और दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट्स। आगे बढ़ते हैं। Let's do some practice on variables. Create a variable named num and assign the value 5. जो 5 है वो क्या है? This is an integer. We do not use a char or a string. क्यों? क्योंकि एक इंटीजर है और इंटीजर स्टोर करने के लिए C++ में int नाम का वेरिएबल ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम स्ट्रिंग का इस्तेमाल क्यों करें? चलिए अब देखते हैं VS कोड में। मैं हटा देता हूँ सब। सपोज आपको यहाँ पर इंट करना है, सपोज मतलब इंटीजर को डिफाइन करना है। इंट क्या आता? नम इज इक्वल टू 5 ऐसे वहां पर डिक्लेयर करना था। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि मैंने यहाँ पर जैसे इसको रन किया तो सिर्फ हेलो प्रिंट हो रहा है, 5 प्रिंट नहीं हो रहा। क्यों 5 प्रिंट नहीं हो रहा? क्योंकि हमने उसे प्रिंट किया ही नहीं। मतलब यहाँ पर हमने उसे सिर्फ डिक्लेयर किया है। यहाँ पर हमने हेलो को प्रिंट किया है लेकिन यहाँ पर हमने 5 को सिर्फ डिक्लेयर किया है। तो प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो हमें यहाँ लिखना पड़ता है सी आउट और नम। नम क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इसका जो नाम है वो नम रखा है, इसलिए हम यहाँ पर नम एंड एल। एंड एल का क्यूब कब यूज होता है? यहाँ पर भी मैंने एंड एल लिखा है, मैं बताना भूल गया कि एंड एल हम कब इस्तेमाल करते हैं। एंड का मतलब एंड और एल का मतलब लाइन। लाइन को एंड करो, मतलब सपोज आपने अगर इसे रन किया तो यहाँ पर 5 और हेलो दोनों प्रिंट होंगे लेकिन वो अलग अलग लाइन में प्रिंट होंगे। सपोज मैंने यहाँ पर ये हटा दिया एंडल और यहाँ से भी एंडल हटा दिया और तब उसे रन किया तो आप देख सकते हैं कि ये सब एक ही लाइन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने एंडल नहीं लगाया। या आप आप /n का भी यूज करके उसे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर सकते हैं। अभी मैंने एंड लगाया और अभी रन किया तो देख सकते हैं दोनों अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रहा है। तो आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे आउटपुट कैसे हम टर्मिनल में कोई चीज प्रिंट करते हैं, कैसे हम इंटीजर को स्टोर करते हैं, कैसे हम कैर को यूज करते हैं, कैसे हम फ्लोट को यूज करते हैं। अगर आपको कोई फ्लोट वैल्यू को स्टोर करना है, सपोज हम जब यूज करना है फ्लोट num2 इज इक्वल टू 7.8। सपोज हमने यहाँ पर फ्लोट को यूज किया और फ्लोट को यूज करके उसे नाम दिया num2 और 7.8 उसमें वैल्यू स्टोर किए और जैसे ही हम उसे रन करेंगे तो क्या होगा? क्या 7.8 प्रिंट होगा या 5 प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा? कमेंट में जरूर बताएं कि क्या प्रिंट होगा। अभी जो प्रिंट होगा वो प्रिंट होगा सिर्फ हेलो और 5। यहाँ पर क्यों कैसा होगा? क्योंकि हमने सी आउट किसे किया है। मैं क्या करता हूँ, ये जो है उसे नीचे लिख देता हूँ, क्या कहता है आपको समझ में आया अच्छे से। लेकिन हम देख सकते हैं कि इंटीजर को हमने डिक्लेयर किया नम को और 5 को और उसे प्रिंट कर दिया और हेलो को भी प्रिंट कर दिया। लेकिन हमने सिर्फ फ्लोट वैल्यू विच इज num2 7.8 उसको सिर्फ इनिशियलाइज किया या डिक्लेयर किया, हमने उसे प्रिंट नहीं किया। अगर हम इसे रन करेंगे तो सिर्फ हेलो और 5 प्रिंट होगा। यहाँ पर जो फ्लोट वैल्यू है विच इज 7.8 वो प्रिंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक उसे प्रिंट नहीं किया। तो प्रिंट करने के लिए अभी एक बार मैं और बता देता हूँ। प्रिंट करने के लिए जो भी हमने नाम दिया है num2 और एंडल,
मैंने बता दिया एंडल क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन में चाहिए, या एक ही लाइन में सब आउटपुट हमें नहीं चाहिए। अगर मैं अब प्रिंट करूं या रन करूं तो देख सकते हैं कि हेलो भी प्रिंट हो रहा है, 7.8 भी प्रिंट हो रहा है और 5 भी प्रिंट हो रहा है। लेकिन इन केस सपोज मैंने उसे जो फ्लोट है उसको अगर मैंने सिर्फ इंट बना दिया और तब रन किया तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सिर्फ 7 प्रिंट हुआ, 7 पॉइंट प्रिंट नहीं हुआ। इसके पिछले केस में जब हमने फ्लोट को यूज किया था तो 7.8 प्रिंट हुआ था, क्योंकि 7.8 इज अ फ्लोटिंग वैल्यू, मतलब वो पॉइंट में है। लेकिन जब हम पॉइंट में कुछ प्रिंट करना चाहते हैं तो वहां पर फ्लोट को यूज करना होगा जब आपको पॉइंट में वैल्यू चाहिए। लेकिन जैसे मैंने इसे इंटीजर में स्टोर किया तो 7.8 मैंने यहां पर लिखा है, लेकिन प्रिंट क्या हुआ, सिर्फ 7 प्रिंट हुआ। लेकिन अगर मैं फिर से वही मतलब फ्लोट को यूज करूं और रन करूं तो क्या प्रिंट होगा, 7.8 एज इट इज प्रिंट हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पर फ्लोट को यूज किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच इज नेक्स्ट पॉइंट विच इज हम कैसे कैर को यूज कर सकते हैं। कैर को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैर टेस्ट ch लिखते हैं सिर्फ, इक्वल टू सिंगल लाइन कमेंट इज ए। सपोज मैंने एक कैरेक्टर को डिक्लेयर किया ए को, और अब मैंने यहाँ पर जैसे ही रन किया तो ये ऑब्वियसली प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसे डिक्लेयर किया है लेकिन इन्हें प्रिंट नहीं किया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी आउट ch एंड l, और बाद में उसे रन करेंगे तो ऑब्वियसली ए प्रिंट होगा। आई होप आपको कैसे इंटीजर को प्रिंट करते हैं, सॉरी डिक्लेयर करते हैं और प्रिंट करते हैं, फ्लोट को कैसे डिक्लेयर करके प्रिंट करते हैं, या कैरेक्टर को कैसे डिक्लेयर करके प्रिंट करते हैं, ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक जरूर करना वीडियो को। बढ़ते हैं आगे। अगर सपोज टू डिक्लेयर मोर देन वन वेरिएबल ऑफ सेम टाइप यूज कॉमा सेपरेटेड लिस्ट। अब एक क्या है, सो कॉमा सेपरेटेड लिस्ट क्या है, मतलब सपोज इसे आप समझ लीजिए। ऐसे सपोज ये मैं सिर्फ कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट करने के लिए क्या आपको यूज करना है, कंट्रोल+/। सपोज आपको यहाँ पर प्रिंट क्या करना है, सपोज 2 वैल्यूज प्रिंट करनी है, 6 इंटीजर 6 और इंटीजर, सॉरी हमने इसे डिक्लेयर नाम नहीं दिया, इसे नाम 1, सॉरी नाम 1 इक्वल टू 6 और num2 इक्वल टू 8। सपोज हमने इन दोनों को प्रिंट करना है, क्या होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, सिंपली सी आउट करेंगे num1 num2 और उसे प्रिंट कर देंगे। ऐसे num1 num2 एंड l, num1 और एज इट इज num2 और रन करेंगे तो यहाँ पर 6 और 8 प्रिंट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या हो, अगर आपको सपोज मतलब 4 to 5 नंबर्स को डिक्लेयर करना है, सपोज आपको 2 नहीं बहुत सारे नंबर्स को डिक्लेयर करना है, तो क्या आप ऐसे इंट num1 num2 ऐसे डिक्लेयर करेंगे और उसे प्रिंट करेंगे, तो नहीं। आपने यहाँ पर शॉर्टकट क्या लगाना है, यहाँ पर लिखना आपको num कॉमा लगा के num2 इक्वल टू 9 कॉमा लगा के num3 इक्वल टू कॉमा लगा के num4 इक्वल टू 8। लेकिन आपको जब प्रिंट करना है तब भी आप ऐसे ही प्रिंट कर सकते हैं, मतलब num2 num3 और num4, और जैसे मैं इसे प्रिंट करूंगा तो देख सकते हैं सब नंबर प्रिंट हो चुके हैं। लेकिन सपोज आपको अलग अलग लाइन में चाहिए तो आप यहाँ पर एंड l का भी यूज कर सकते हैं, और जैसे मैं अब उसे रन करूंगा तो सब अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर एंड l लगाया। समझ में आया, इसे कहते हैं यूज कॉमा सेपरेटेड लिस्ट, जैसे मैंने आपको अभी
बताया। जैसे यहाँ पर भी बताया कि सपोज आपको इंट एक्स वाई इक्वल टू 6 जेड इक्वल टू 15 और सी आउट एक्स प्लस, ऐसे कर सकते हैं। अब अगर आपको सेम टाइप के इंटीजर या फ्लोट, अगर आपने यहाँ पर इंट एक्स इक्वल टू 5 लिखा और कॉमा देके 6.5 लिखा, तो यहाँ पर सिर्फ 6 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इंट लगाया। लेकिन आपको अगर आपने फ्लोट को यूज किया तो आप इन डेसिमल फॉर्म में जो भी वैल्यूज है उसे भी प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सी प्लस प्लस आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। ऑल सी प्लस प्लस मस्ट बी आइडेंटिफायर्स विथ यूनिक नेम्स, मतलब दिस यूनिक नेम्स इज कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। आगे बढ़ते हैं। सपोज यहाँ पर आप इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने जो गुड लिखा है इसका मतलब ये, सपोज अगर आपने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर हम VS कोड की मदद से समझते हैं, मैं सबको कमेंट कर देता हूँ। सपोज इंट m इक्वल टू 60, सपोज मैंने इसे डिक्लेयर किया इंट m इज इक्वल टू 60। इसका मतलब क्या, मतलब अगर आपको डिक्लेयर ही करना है तो आपको कुछ स्पेसिफिक चीजों के द्वारा उसे डिक्लेयर, मतलब ये 60 है, कुछ भी 60 हो सकता है। यहाँ पर आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि ए मिनट से या सेकंड से या जो भी आपने उसे डिक्लेयर किया है वो यहाँ पर आपने अगर स्पेसिफिकली बताया तो यूजर को समझने में आसानी होगी। इसलिए आपको जो भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे स्पेसिफिकली बताएं। यहाँ पर मैंने गुड इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर अच्छे से बताया गया है कि मिनट्स पर आवर्स इज इक्वल टू 60, मतलब मिनट्स पर आवर्स की वैल्यू 60 है। लेकिन इस सेकंड केस में, दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज सेकंड केस में यहाँ पर सिर्फ लिखा है इंट m इक्वल टू 60। यूजर ने इसे क्या समझना है, सपोज उससे जब आप अगली बार इस प्रोग्राम को देखेंगे जहां पर भी हमने इंट m इक्वल टू 60 लिखा है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने m नाम का जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर आपको ध्यान में रहता है तो वेल एंड गुड, आप कर सकते हैं। लेकिन जिन कॉमन पीपल्स को याद नहीं रहता, मुझे भी याद नहीं रहता, हाँ, लेकिन जिनको याद नहीं रहता उनके लिए मैं बता दूं, आपको यहाँ पर इंट मिनट्स पर हावर्स ऐसे लिखकर स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू 60 आपने डिफाइन की है वो वैल्यू किसकी है, वो वैल्यू किसकी है। जब आप स्पेसिफिकली बताएंगे तो यूजर को भी आसानी होगी समझने में और आपको भी बाद में आसानी होगी समझने में। इसलिए जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो वो स्पेसिफिक बताएं कि उस वेरिएबल का यूज क्या है। और यहाँ पर जो इंट m इक्वल टू 60 लिखा है ऐसा मत कीजिए, ऐसा डिक्लेयर मत कीजिए, आपको बाद में तकलीफ हो सकती है। अभी आप जब एज ए प्रोग्रामर यूज करेंगे तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जब आगे जाके आप डेवलपमेंट में जाएंगे, तब जब आप कोई ऐप क्रिएट करेंगे या कोई भी चीज आप जब रियल वर्ल्ड में आप आएंगे तब इसका बहुत यूज होगा। क्योंकि वो चीज जो आप बना रहे हैं, जो ऐप आप बना रहे हैं या वेबसाइट आप बना रहे हैं, आपको उसमें कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है। लेकिन आपने अगर कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या है, तो आपको तकलीफ होगी बाद में। लेकिन यहाँ पर जो C++ के ही अकॉर्डिंग नहीं है, ये सब लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग सब में वेरिएबल्स होते हैं। जब आप इसे यूज करते हैं तब ऐसे यूज करना कि आपको जब बाद में आप देखेंगे उसे तो आपको समझने में आसानी हो। The general rules for constructing the names of the variables, मतलब वेरिएबल्स को कंस्ट्रक्ट करने से पहले कुछ रूल्स होते हैं, उसे हम देखते हैं। नेम्स कैन कंटेन अ लेटर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर, मतलब फर्स्ट कैन, हम इसे फर्स्ट को समझते हैं VS कोड, मतलब सपोज मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया नम। अब इस नम में सपोज मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया नम इक्वल टू 6, इसमें नम में सपोज आपने इसे यहाँ पर डिक्लेयर किया 6, यहाँ पर इंटीजर भी है और वेरिएबल भी है जैसे रूल में बताया है। नेम्स कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर, अंडरस्कोर भी आप इसे यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर भी आप यूज कर सकते हैं डिक्लेयर द नेम्स।
लेकिन अगला अगला रूल क्या है, नेम्स मस्ट बिगिन विद अ लेटर और अंडरस्कोर, एन अंडरस्कोर, मतलब जो नेम है इनका वो अंडरस्कोर से भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे अंडरस्कोर नम 6 इक्वल टू 90, इससे भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पर लिखा इंटो 8 नम 3 इक्वल टू 87, तब आपको एक एरर देगा। क्यों? क्योंकि आप स्टार्टिंग में अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, वेरिएबल यूज कर सकते हैं, लेकिन नंबर यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने लेटर यूज, सॉरी डिजिट्स यूज किए, लेकिन बाद में यूज किए, स्टार्टिंग में नहीं यूज किए। लेकिन जब जैसे स्टार्टिंग में लेटर को, सॉरी डिजिट्स को यूज करेंगे तो ये एरर देगा। जैसे देख, आपको स्टार्टिंग में नहीं लिखना। नेम्स कैन केस सेंसिटिव, इसका मतलब क्या है? सपोज यहाँ पर मैंने जो सपोज मैं यहाँ पर समझते हैं इसे, केस केस सेंसिटिव का मतलब क्या है। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा इंट नम इक्वल टू 6 और यहाँ पर लिखा सी आउट नम नम एंड एल, ये एरर नहीं दे रहा। लेकिन जैसे ही मैं कैपिटल एन लिखूंगा ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि दिस इज केस सेंसिटिव, मतलब कैपिटल और स्मॉल में ये डिफरेंस समझ सकता है। लेकिन जैसे ही मैं इसे रन करूंगा ये एरर देगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने नम लिखा है वो कैपिटल में लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो एन है वो स्मॉल में है। लेकिन मैं जैसे ही इसे एन स्मॉल में करके उसे रन करूंगा तो ये रन हो जाएगा, 6 प्रिंट हो रहा है। समझ में आया आपको केस सेंसिटिव किसे कहते हैं? लेकिन आप जैसे अगर आपने उसे कैपिटल में डिक्लेयर किया और आप स्मॉल में उसे सी आउट कर रहे हैं तो ये एरर देगा, क्योंकि ये दिस इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। नेम्स कैन नॉट कंटेन व्हाइट स्पेस स्पेसिफिक कैरेक्टर लाइक दिस, इसका मतलब क्या है? सपोज मैंने इसे डिक्लेयर किया नम 3, लेकिन यहाँ पर जो मैंने स्पेस लिखा है उसकी वजह से ये क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। समझ में आया? ऐसे आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, आपको वहां पर स्पेस नहीं दे सकते आप। समझ में आ रहा है? आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। लेकिन रिवर्स वर्ड लाइक सी प्लस प्लस कीवर्ड सच एज इंट कैन नॉट यूज एज ए नेम्स, मतलब जैसे सपोज मैंने यहाँ पर जो इंट है, जैसे इंट्स कीवर्ड है, फ्लोट या फिर कैर, उसे आप एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। मतलब मैंने अगर यहाँ पर लिखा इंट और मुझे इंट नाम का ही वेरिएबल बनाना है तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। जैसे ही हम ऐसे लिखेंगे तो एरर देगा, इसका मतलब ए है। सब सिंपली समझते हैं, चलिए समझते हैं कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस में। व्हेन यू डू नॉट वांट टू अदर्स टू ओवरराइड एग्जिस्टिंग वैल्यू यूज कॉन्स्ट कीवर्ड। सपोज आपने यहाँ पर डिक्लेयर किया इंट नम इक्वल टू 5 और उसे सी आउट कर दिया, लेकिन अगर आपने उसे कांस्टेंट कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, अगर आपने कांस्टेंट का यूज नहीं किया तो ए वैल्यू चेंज हो सकती है। लेकिन अगर आपने कांस्टेंट का यूज किया तो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। दिस विल बी डिक्लेयर द वेरिएबल एज अ कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट होगा। ऑब्वियसली अगर आपने कांस्टेंट उसे यूज किया है तो कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट होगा। अनचेंजेबल, मतलब उसे आप चेंज नहीं कर सकते अगर आपने कांस्टेंट का यूज किया। लेट्स डू सम प्रैक्टिस ऑन कांस्टेंट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हेन वी यूज अ कांस्टेंट और व्हेन वी डू नॉट यूज अ कांस्टेंट। जैसे हम कांस्टेंट को यूज करते हैं, सपोज हमने यहाँ पर लिखा कांस्ट, आप कांस्टेंट को कैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। कांस्ट इंट माय नम इक्वल टू 15 और जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा माय नम इक्वल टू 10, ये क्या होगा? ये ओवरराइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर कांस्ट लगाया है। यहाँ पर मैंने कांस्ट लगाया है, इसकी वजह से ये चेंज नहीं हो सकता, इसलिए एरर दे रहा है। लेकिन जैसे मैं लिखूंगा इंट माय नम 15 और माय नम इक्वल टू 10, जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा तो एरर नहीं देगा। तो इसके वीएस कोड से इसे समझते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा इंट नम इक्वल टू 5 और मैंने यहाँ पर लिखा इंट नम इक्वल टू 8 और मैंने इसे प्रिंट किया तो क्या प्रिंट होगा? 8 प्रिंट होगा। जो 5 वैल्यू है उसका कोई अब यूज नहीं है, क्योंकि जो 5 वैल्यू है वो ओवरराइड हो चुकी है, 8 ने उसे रिप्लेस कर दिया। मतलब सपोज ये 5 की वैल्यू थी, लेकिन जैसे ही मैंने इंट को डिक्लेयर किया तो ये क्या हो गए? 8 की वजह से वो जो वैल्यू है 5 वो ओवरराइड हो गई। लेकिन आप जब प्रिंट करेंगे तो 8 ही प्रिंट होगा, 5 प्रिंट नहीं होगा।
लेकिन जब मैं यहाँ पर कॉन्स्ट यूज करता हूँ, कॉन्स्ट, जैसे मैंने यहाँ पर कॉन्स्ट लिखा और रन करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये एरर दे रहा है, क्योंकि आप ये कह रहा है कि आप कैसे यूज कर सकते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि नम को यूज करने की, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर कॉन्स्ट यूज किया है। समझ में आ रहा है ऐसे डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट व्हेन वी यूज अ कॉस्ट कीवर्ड और व्हेन वी यूज नॉट कॉस्ट कीवर्ड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ और कोडिंग करते रहिए और सीखते रहिए।